जिस पर चिराग ने कहा, सर, हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट ने रिद्धिमा मैडम और मिस्टर मिहिर सक्सेना का फोन हैक किया, तो उन दोनों के मैसेजेस से ये बात साफ प्रूव होती है कि दोनों सिर्फ दोस्त थे और उनके बीच कोई अफेयर नहीं था। ऋषित गुस्से से चिल्लाकर बोला, ये मुझे मत बताओ, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि वो दोनों सिर्फ दोस्त थे और मुझे मेरी रिदु पर पूरा भरोसा है। कुछ ऐसा बताओ जो मुझे नहीं पता। और मैंने तुम्हें रिदु को ढूंढने को कहा था, तो क्या तुम्हें उस बारे में कुछ पता चला है? ऋषित का गुस्सा देखकर चिराग एक पल के लिए कांप गया। इतने दिन से रिद्धिमा उसके साथ थी तो ऋषित एकदम बदल गया था, पर अब जब रिद्धिमा चली गई थी तो ऋषित पहले जैसा खड़ूस और हमेशा गुस्से में रहने वाला हो गया था। चिराग को ऐसे बुत बने खड़ा देख ऋषित फिर से चिल्लाकर बोला, अब बोलो भी। चिराग ने हड़बड़ाते हुए कहा, वो उनके फोन को हैक करने के बाद पता चला है कि रिद्धिमा मैडम ने घर से निकलने के बाद आपको फोन किया, लेकिन आप मीटिंग में थे तो आपने फोन रिसीव नहीं किया। फिर उन्होंने मिस्टर मिहिर को कॉल किया और उनकी लगभग 10 मिनट तक बात हुई है। उसके बाद दोनों के फोन की लोकेशन वही दिखा रहे जहां हमें रिद्धिमा मैडम की कार मिली और कार में निशान सर मिले। उसके बाद मैडम का फोन स्विच ऑफ हो गया और हमारे गार्ड्स को रिद्धिमा मैडम का फोन वहां पास ही में झाड़ियों में मिला। रिद्धिमा मैडम का वो वीडियो मैडम के ही मोबाइल पर शूट हुआ था और फोन स्विच ऑफ होने के पहले आपको भेजा गया था। ऋषित ये सब सुनकर सोच में पड़ गया था। ये सब कुछ ज्यादा ही सस्पिशियस लग रहा था। रिद्धिमा के जाने के एक दिन पहले तक तो रिद्धिमा बिल्कुल नॉर्मल तरीके से उससे बर्ताव कर रही थी और फिर अचानक उसने ऋषित को छोड़कर जाने का फैसला कर लिया। नहीं, कुछ तो गड़बड़ थी। ऋषित ये सोच ही रहा था कि चिराग ने आगे कहा, पर सर, इन सब में उस वक्त निशांत सर का कार में सोए हुए होना काफी सस्पिशियस है। गार्ड्स ने बताया कि निशांत सर इतनी गहरी नींद में थे कि कई बार आवाज देने पर भी नहीं उठे। ऋषित इस वक्त पहेलियां बुझाने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। उसने घूरते हुए चिराग से कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो। चिराग ने अपना शक जाहिर करते हुए कहा, हो सकता है कि निशांत सर को किसी ने बेहोश कर दिया हो या उनके साथ ऐसा ही कुछ हुआ हो। ये सुनकर ऋषित एकदम मूर्छ जैसे बन गया था। इसका क्या मतलब था? उसका दिल जो कह रहा था, क्या वो सच था? उसे लग ही रहा था कि उसकी रिदु किसी मुसीबत में थी। निशांत का इस तरह बेहोश होना मतलब सच में रिद्धिमा मुसीबत में थी। तभी चिराग ने कहा, एक और बात सर, आप रिद्धिमा मैडम के लिए सरप्राइज हॉलिडे प्लान कर रहे थे। उसके लिए आपने मुझे रिद्धिमा मैडम का पासपोर्ट, वीजा सब रेडी रखने को बोला था, लेकिन सर मुझे रिद्धिमा मैडम का पासपोर्ट नहीं मिला। न जाने क्यों चिराग को ये बात खटक रही थी, जिस पर ऋषित ने कहा, रिद्धिमा का पासपोर्ट तो शायद उसके कबर्ड में ही होगा, मैं देखता हूँ। फिर आगे कुछ सोचते हुए ऋषित ने पूछा, गौरव की क्या खबर है? वो कहाँ है? चिराग को अपने आदमियों से जो कुछ भी पता चला था वो ऋषित को बताते हुए बोला, सर हमारे आदमी मिस्टर गौरव पर नजर रखे हुए थे, लेकिन जब से रिद्धिमा मैडम के साथ मिस्टर गौरव की कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ है, उसके बाद से मिस्टर गौरव इंडिया के बाहर चले गए, लेकिन वो कहाँ गए हैं ये अब तक पता नहीं चला। रिद्धिमा मुसीबत में थी। ये सोचते ही ऋषित के दिमाग में सबसे पहला ख्याल यही आया था कि इसके पीछे गौरव ही हो सकता था, लेकिन गौरव तो इंडिया में था ही नहीं, तो फिर इसके पीछे कौन हो सकता था? अगले ही पल उसे जवाब मिल गया, कहीं इसके पीछे देवयानी और सूरज तो नहीं? देवयानी और सूरज दोनों ही ऋषित को सोनिया के एक्सीडेंट में फंसाकर जेल भेजना चाहते थे, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये उन दोनों की ही कोई चाल हो? ऋषित ने सोचते हुए चिराग से पूछा, मैंने तुम्हें सूरज और देवयानी माँ पर भी नजर रखने को कहा था, उसका क्या हुआ? जिस पर चिराग ने कहा, देवयानी मैडम और सूरज के बारे में कुछ भी सस्पिशियस नहीं था, वो तो जैसे हमेशा का डेली रूटीन ही फॉलो कर रहे हैं। चिराग की ये बात सुनकर ऋषित और सोच में पड़ गया। ऋषित ने चिराग को ऑर्डर देते हुए कहा, गौरव कहाँ है? उसके हर एक बात के बारे में मुझे पता होना चाहिए, और साथ ही साथ देवयानी माँ और सूरज पर भी नजर रखो। रिद्धिमा को ढूंढने के लिए कुछ भी करना पड़े वो करो। चिराग ने कहा, जी सर। इतना कहकर चिराग वहां से निकल गया। फिर ऋषित वापस अपने कमरे में आया, लेकिन वो वहां एक पल भी नहीं रुक पाया। रिद्धिमा की उसे बहुत फिक्र होने लग गई थी। वो वैसे ही फिर निशांत के कमरे में चला गया और अपने बेटे को देख उसे थोड़ी तसल्ली मिल गई। वो जानता था कि रिद्धिमा निशांत से बहुत प्यार करती थी। कम से कम निशांत के लिए तो वो वापस जरूर आएगी। अगले दिन जब निशांत अपनी माँ के लिए रोए जा रहा था और स्कूल ना जाने की जिद कर रहा था,
तो ऋषित ने उसे खुद तैयार किया और स्कूल जाने के लिए मनाया। निशान जब आधे मन से ही स्कूल जाने के लिए निकल रहा था तो उसने देखा कि कोई लड़की सामान के साथ अंदर आ रही थी। निशांत दूर से ही देख रहा था और लड़की की पीठ निशांत की तरफ थी। तो निशांत को लगा कि उसकी मम्मा ही वापस आ गई थी। वो दौड़ते हुए गया और उस लड़की के पैरों से लिपट गया। लड़की हैरान सी निशांत की तरफ देखने के लिए मुड़ी और उसने पूछा, हे, कौन हो तुम? निशांत को एहसास हुआ कि उसकी मम्मा नहीं थी। वो फौरन उससे दूर हुआ और रोनी सी सूरत बनाते हुए बोला, सॉरी आंटी, मुझे लगा मेरी मम्मा है। तभी ऋषित ने निशांत को आवाज देते हुए कहा, निशांत, वो तुम्हारी मम्मा नहीं है, चलो, हम स्कूल के लिए देर हो रही है। ऋषित ने उस लड़की को एक नजर घूरा और फिर निशांत का हाथ पकड़कर उसे मेंशन के बाहर ले गया। उस लड़की ने लंबी सांस ली। तभी देवयानी ने आकर उसे गले लगा लिया और कहा, नताशा, मेरी बच्ची, कैसी हो तुम? अच्छा हुआ कि तुम मेरे बुलाने पर यहाँ आ गई। देवयानी ने अपनी भतीजी नताशा को न्यूयॉर्क से यहाँ बुलवा लिया था। नताशा के माँ बाप यानी कि देवयानी के भाई और भाभी की मौत काफी सालों पहले ही हो गई थी और तब नताशा ज्यादा बड़ी भी नहीं थी। उनके जाने के बाद देवयानी ने ही नताशा की जिम्मेदारी ली और उसकी पढ़ाई और रहने का खर्च भी उठाया। नताशा न्यूयॉर्क में ही रहा करती थी और उसने वहीं पर जॉब भी कर ली थी। लेकिन कुछ दिनों पहले ही नताशा का एक बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हुआ था, जिस वजह से नताशा बहुत ज्यादा दुखी थी। और इसलिए जब देवयानी ने उसे इंडिया मुंबई में अपने पास आने को कहा तो उसने देवयानी की बात मान ली और कुछ दिनों के लिए वो इंडिया आ गई। देवयानी ने उसे बताया कि कैसे वो नताशा और ऋषित को एक साथ देखना चाहती थी, कैसे नताशा को निशांत का ख्याल रखते हुए देखना चाहती थी। नताशा को ये बात कुछ खास पसंद नहीं आई। ऋषित को उसने अभी देखा था। हाँ, वो बहुत हैंडसम था, इतना कि कोई भी लड़की उस पर मर मिटे। लेकिन नताशा अभी भी अपने बॉयफ्रेंड को भुला नहीं पाई थी। पर हाँ, निशांत उसे बहुत अच्छा लगा और इसलिए नताशा ने निशांत के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए हाँ बोल दिया। देवयानी इसी में खुश हो गई और उसने सर्वेंट को ऑर्डर दिया कि वो नताशा को उसका कमरा दिखा दे। सूरज ने जब देवयानी और नताशा को बात करते देखा तो उसने भी उनकी बातें सुनी। जिस तरह देवयानी नताशा को ऋषित और निशांत के करीब रहने के लिए बोल रही थी, वो देखकर सूरज हैरान हो गया था। नताशा जब कमरे में चली गई तो सूरज ने हैरानी से अपनी माँ से पूछा, ये सब क्या था? देवयानी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मानती हूँ कि गौरव के साथ जो हमने प्लान बनाया है वो परफेक्ट है, लेकिन फिर भी हमें प्लान बी भी तैयार रखना चाहिए। और अगर नताशा ने रिद्धिमा की जगह ले ली तो हमारे लिए ये अच्छा ही होगा। जिस पर सूरज ने अपना शक जाहिर करते हुए कहा, पर आप जानती है ना कि नताशा हमारी तरह नहीं है। वो अच्छी लड़की है तो वो हमारे नाटक और किसी चाल में शामिल नहीं होगी। देवयानी ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन वो मुझे बहुत मानती है और इसलिए प्यार से उससे कुछ काम करवाना उतना मुश्किल भी नहीं है। सूरज मुस्कुराया। वो अच्छे से जानता था कि लोगों के इमोशन के साथ खेलकर अपना उल्लू सीधा करना उसकी माँ को अच्छे से आता था। जब निशांत स्कूल से घर वापस आया तो उसे बहुत तेज बुखार था। बुखार में भी वो बस अपनी माँ को याद किए जा रहा था। उसे ऐसे देख ऋषित भी इमोशनल हो गया था और उस वक्त नताशा ने निशांत को संभाला और उसका ख्याल रखा। ऋषित को ये सब अच्छा तो नहीं लग रहा था, पर फिर भी निशांत की वजह से उसने नताशा को कुछ नहीं कहा। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। ऋषित ने रिद्धिमा का पासपोर्ट ढूंढने की बहुत कोशिश की थी, पर उसे कहीं भी रिद्धिमा का पासपोर्ट नहीं मिला। जब उसने सुहास से पूछा तो सुहास को भी इस बारे में कुछ पता नहीं था और जब चेक किया तो पता चला कि मिहिर का भी पासपोर्ट मिल नहीं रहा। सबकी तरह ऋषित को भी लगने लगा कि रिद्धिमा और मिहिर इंडिया में ही नहीं थे, बल्कि कहीं और चले गए थे। लेकिन फिर भी ऋषित ने हार नहीं मानी। वो रिद्धिमा को ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा था और ऐसे ही 3 महीने बीत चुके थे। इन 3 महीनों में सुधा और सुहास मिहिर और रिद्धिमा को ढूंढने की हर कोशिश कर चुके थे। मिहिर की कंपनी सुधा टेक्सटाइल्स, जो बस अभी अभी शुरू हुई थी, उसका काम देखना भी जरूरी था। इसीलिए सुधा खुद ही कंपनी का काम देख रही थी और इसमें स्नेहा भी सुधा का पूरा साथ दे रही थी। जोया भी किसी तरह निश ब्रांड का काम संभाले हुए थी। अरुण मल्होत्रा ने अपने जो आदमी रिद्धिमा को ढूंढने के लिए लगाए थे, वो भी सब प्रयास कर चुके थे।
और अब अरुण भी निराश हो गया था। लेकिन ऋषित हार मानने को तैयार नहीं था। वो अभी भी हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। इन 3 महीनों में नताशा निशांत के काफी करीब आ गई थी। निशांत को भी नताशा काफी अच्छी लगती थी, क्योंकि नताशा रिदिमा की ही तरह उसकी फिक्र करती थी और उसके साथ रहती थी। ऋषित भी कहीं ना कहीं ये देख रहा था कि निशांत नताशा से कुछ ज्यादा ही इमोशनली अटैच्ड हो गया है। कहीं ना कहीं ऋषित ये समझ रहा था कि निशांत नताशा में अपनी माँ को ढूंढने में लगा हुआ था। ऋषित ये भी समझ रहा था कि ये आगे जाकर काफी कॉम्प्लिकेटेड बन सकता था, लेकिन इस वक्त ऋषित के सामने भी कोई रास्ता नहीं था। इसलिए वो निशांत को नताशा के पास जाने से रोक नहीं रहा था। वो नहीं चाहता था कि माँ के बगैर जो हालत उसकी खुद की हुई है वो निशांत की हो। इसीलिए ऋषित ने रिदिमा को ढूंढने के लिए अपना सारा जोर लगा दिया था। ऐसे ही ऋषित और रिदिमा की शादी की सालगिरह आ गई थी और उनकी शादी को पूरे 6 साल हो गए थे। ऋषित बहुत दुखी था और अकेले कमरे में बैठा हुआ था। इन 6 साल में शायद वो दोनों 6 महीने भी हंसी खुशी साथ नहीं रहे थे, लेकिन जो भी पल साथ बीते उसमें उसे जिंदगी भर की खुशियां मिल गई थी। ऋषित को याद आ रहा था कि कैसे 1 साल पहले उसे ये बात पता चली थी कि रिदिमा जिंदा थी। फिर सोनिया ने रिदिमा और मिहिर को बदनाम करने की कोशिश की और रिदिमा को सबके सामने अपनी बीवी कहकर ये साबित करना पड़ा कि उन दोनों के बीच सब ठीक था। और ऋषित और रिदिमा ने अपनी शादी की सालगिरह भी मनाई थी। वो दिन याद आते ही ऋषित के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उस दिन रिदिमा इतनी खूबसूरत लग रही थी कि ऋषित खुद को उसकी तरफ बार बार देखने से रोक नहीं पा रहा था, खुद को उसके करीब जाने से रोक नहीं पाया था। और फिर ऋषित ने रिदिमा को किस भी कर लिया। बीता 1 साल उनके लिए भले ही बहुत प्रॉब्लम्स ले आया, लेकिन कम से कम उन दोनों के बीच की सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई थी और उनके बीच की सारी गलतफहमी भी खत्म हो गई थी। ऋषित तो अपने सेकंड बेबी के सपने भी देखने लगा था और उसने तो आज के दिन के लिए बहुत पहले ही सोच लिया था और बढ़िया सा सरप्राइज प्लान करने वाला था। उसने सोच लिया था कि वो रिदिमा को कहीं लेकर जाएगा जहां वो दोनों ही साथ होंगे और साथ में टाइम स्पेंड करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और आज के दिन वो अकेला ही था। तभी उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। ऋषित ने बेमन से बोला, कम इन। चिराग अंदर आया। वो कुछ कहने वाला था, लेकिन ऋषित को ऐसे अकेले गम में बैठा देख रुक गया। ऋषित ने जरा जोर से ही कहा, बोलो। ऋषित अकेले में रहना चाहता था, इसलिए जल्द से जल्द वो चिराग को वहां से भगाना चाहता था। चिराग ने धीरे से कहा, सर, मिहिर सर की कार एक खाई में मिली है। जब से रिदिमा की कार में सिर्फ निशांत मिला था और उसके बाद से रिदिमा और मिहिर गायब थे, तब से वो लोग मिहिर की कार के बारे में पता लगाने में लगे हुए थे, ये सोचकर कि हो सकता था कि रिदिमा और मिहिर की कार में कहीं गए हों, लेकिन अब उसकी कार खाई में मिली थी। इसका मतलब क्या उनका एक्सीडेंट हुआ था? ऋषित का दिल डर से तेजी से धड़क रहा था, ये सोचकर कि रिदिमा और मिहिर को कुछ हुआ तो नहीं। लेकिन तभी चिराग ने कहा, लेकिन वहां पर कुछ और नहीं मिला और हमने आसपास के इलाके में भी पूछताछ की, हॉस्पिटल में भी पूछा, पर उस दिन कोई भी घायल इंसान हॉस्पिटल में नहीं आया था और ना ही कोई एक्सीडेंट का केस आया था। ये सुनकर ऋषित ने चैन की सांस ली। तभी चिराग ने अपना शक जाहिर करते हुए कहा, सर, मुझे लगता है कि ये सब बस दिखावे के लिए था। मतलब कार को देखकर हम समझे कि उनका एक्सीडेंट हुआ है और उन्हें मरा हुआ समझकर तलाश करना बंद कर दे। आखिर क्या हुआ था रिदिमा और मिहिर के साथ? क्या ऋषित रिदिमा की तलाश कर पाएगा? नताशा की एंट्री से और क्या होने वाला था? सारे सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए क्यों दर्द है इतना इश्क में, सिर्फ पॉकेट FM पर।